नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की। और उत्तर प्रदेश से सियासी जगत की समूचे देश के लिए आज बड़ी खबर फिर निकल कर आई। हाथ से निकल गया हाथी। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका, क्योंकि बीएसपी ने और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया कि वो किसी से, कांग्रेस से पूरे देश में कहीं भी हाथ नहीं मिलाएंगे। हाथ और हाथी का साथ नहीं होगा, यानी दोनों पार्टी के बीच सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह होता है कि पिछले चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही वोट हासिल करने के नजरिए से बीएसपी। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट बीएसपी के खाते में गई थी। हालांकि कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन दूसरी पार्टी के समीकरण को बिगाड़ने में यह बेहद कारगर साबित हो सकती है। 4% से ज्यादा वोट मिले थे और ये अगर कांग्रेस की तरफ या कहें कि विपक्षी खेमे की तरफ जाता तो वो वहां प्लस होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये आज बड़ी खबर निकल कर आई। अब तो हाथी भी गया हाथ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो यूपी ही नहीं, देश में कहीं भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बीएसपी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में लिखा है कि एसपी बीएसपी गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। ये गठबंधन दोनों तरफ से आपसी सम्मान और पूरी नेक नीयत के साथ काम कर रहा है। उन्होंने गठबंधन को फर्स्ट और परफेक्ट अलायंस कहा। आपको पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद 4.1% वोट के साथ बीएसपी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब अगर बीएसपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है। और बीजेपी ने इसी बहाने कांग्रेस को डूबता जहाज बता दिया है। इसको सोचना है कि क्या कारण है कि इनके अपने चाहने वाले भी इनसे दूर भागते जा रहे हैं। कांग्रेस की डूबती नैया है, कोई भी नहीं चाहता कि डूबती नैया पर सवारी करें या उसको अपने साथ रखें। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो भारत की प्रगति की बात हो। हर जगह आपको एक नेगेटिव रेंडरिंग मिलेगा कांग्रेस से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी पहले ये बताएं कि रायबरेली और अमेठी में बीएसपी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा या नहीं। अगर वहां बीएसपी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा तो कांग्रेस को बीएसपी का माना जाएगा। जनता को धोखा देने की कोशिश न करें। बीएसपी के सहयोग से 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार चली। जैसे जैसे सत्ता का फाइनल करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी समीकरण भी पल पल बदल रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि एक बार फिर मोदी सरकार का संकल्प लेने वाली बीजेपी अपने सियासी विरोधियों को मात देकर कैसे अपनी जीत मुमकिन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि क्या अमेठी और रायबरेली में अगर ये गठबंधन है, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो फिर क्या गठबंधन बाकी जगहों पर क्यों नहीं। लेकिन और मध्य प्रदेश में भी समर्थन है एसपी का, बीएसपी का, दोनों का कांग्रेस को। मगर अब कांग्रेस कह रही है कि हमने तो बहुत कोशिश की मोदी को रोकने के लिए, सभी दलों को साथ लाने की, मगर बात बन नहीं पा रही है। कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हुई और वहां एक प्रस्ताव आया कि जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करें और मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करें। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने कह दिया कि मुझे अब कांग्रेस के साथ किसी राज्य में गठबंधन नहीं करना, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कितना झटका है ये कांग्रेस के लिए? नहीं, देखिए, मायावती जी की पार्टी से हमारा समझौता अभी जो 3 राज्यों के चुनाव जहां हम जीते हैं, प्रयास के बाद भी वहां उनके और दोनों तरफ से कुछ बातें हुई, लेकिन बात बनी नहीं। मध्य प्रदेश में हमारा समझौता नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में हमारा समझौता नहीं हुआ, राजस्थान में हमारा समझौता नहीं हुआ। तो हम अलग अलग पार्टी हैं, अगर उन्होंने ये फैसला किया है। लेकिन देश में और भी पार्टियां हैं, हमने सबको कहा है। और कांग्रेस चुनाव से पहले कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक हुई, वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, और वो भी ऐतिहासिक तौर पर, क्योंकि गुजरात में साबरमती में
58 साल बाद गुजरात की धरती पर वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें और भी एक बड़ी बात हुई कि पहली बार प्रियंका गांधी बतौर महासचिव इसमें हिस्सा ली। किसी भी वर्किंग कमेटी में उनकी पहली हिस्सेदारी थी। तो राहुल और प्रियंका दोनों मंच पर भी आए। यहां पर तमाम दिग्गज भी मौजूद थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो। और यहां पर राहुल और प्रियंका के निशाने पर रही बीजेपी। आप देश को समझाइए कि उन 40-45 शहीदों को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आपने हिंदुस्तान से स्पेशल हवाई जहाज में भेजकर वापस भेजा। आप देश को यह बताइए। देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो देश को बताइए कि मसूद अजहर को आपकी सरकार ने जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है? उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए? और इस रैली में दोनों ही, राहुल हो या प्रियंका, दोनों रंग में नजर आए। राहुल गांधी एक तरफ बीजेपी पर हमलावर थे तो दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना भी सामने रख रहे थे। वहीं प्रियंका गांधी ने सबको आगाह किया कि जो असली मुद्दे हैं उनको उठाइए जनता के बीच आकर। सुनिए दोनों की, देखिए दोनों के तेवर को। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा, ये चुनावी मुद्दे हैं। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी वाला, मेहुल चौकसी वाला, नीरव मोदी वाला, नरेंद्र मोदी वाला, सूट बूट वाला, और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, छोटे बिजनेस वालों का। और इस वर्किंग कमेटी की बैठक में बहुत सारे मैसेज जो बिना कहे भी दिए गए। एक संदेश, हाव भाव, भजन, तमाम नेता जब एक साथ बैठे थे, जमीन पर बैठे थे यहां पर सभी नेता। कुछ तस्वीरों को जरा देखिए और समझिए। चाहे कार्यकर्ता हो या नेता हो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। कुछ नेताओं के लिए जरूर कुछ सोफे लगे थे, लेकिन बेहद कम ऊंचाई वाले थे और इसमें सभी भजन सुनते नजर आए। जमीन पर बैठे कार्यकर्ता भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक साथ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर हैं, मगर प्रियंका गांधी पीछे नेताओं के बीच बैठी हुई थी और सब जो भजन सुन रहे हैं जरा उसको भी सुनिए। तो ये साबरमती का आश्रम है जहां कभी महात्मा गांधी भी रुके थे और ये भजन भी सुनते थे। आज कांग्रेस जन उसको सुनते नजर आ रहे थे, लेकिन वो गांधी के आदर्श क्या आज भी उस कांग्रेस में बचे हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मगर इस मौके पर आज सोनिया गांधी और राहुल लोगों से भी मिलते नजर आए। यहाँ पर इस आश्रम की कई सारी चीजों को भी उन्होंने देखा। देखिए, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी यहाँ लोगों से भी मिल रही हैं, राहुल भी लोगों से मिल रहे थे और यहाँ आश्रम की कई चीजों को भी उन्होंने करीब से देखा। लेकिन देखना तो ये होगा कि इस वर्किंग कमेटी, जो कि सबसे बड़ी बॉडी है कांग्रेस की, इससे निकलकर चुनाव की कौन सी रणनीति आती है जो कांग्रेस के काम आएगी आने वाले दिनों में। नजर इस पर रहेगी। आइए रुख करते हैं हम दूसरे खेमे की तरफ। बीजेपी में क्या सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज कई सारे पिछले 1-2 दिनों से स्वर आ रहे हैं जो बगावती, हालांकि सभी पार्टियों में यह दौर चल रहा है। अक्सर चुनाव से पहले यह दिखता भी है टिकट मिलने, टिकट कटने को लेकर के, मगर एक नेता बीजेपी के जिनका नाम आप अक्सर सुनते रहे होंगे पिछले सालों में, उनके बयानों को वजह से, साक्षी महाराज, अब उनकी टिकट पर संकट है और इसको भांपते हुए उन्होंने चिट्ठी लिख दी अपने अध्यक्ष को और लिख दिया
कि मैंने मेहनत और पैसा लगाकर बीजेपी को यहां यानी उन्नाव में खड़ा किया है। अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो ये पार्टी के लिए महंगा पड़ेगा, पार्टी को इसके परिणाम भुगतने होंगे। साक्षी महाराज ने ये चिट्ठी लिखी है बीजेपी अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं महेंद्र नाथ पांडे को चेतावनी देते हुए, मैंने पार्टी को उन्नाव में खड़ा किया है अपनी मेहनत से, पैसे लगा करके, इसलिए टिकट तो मुझे ही मिलना चाहिए। तो क्या होगा, साक्षी महाराज को टिकट मिलेगा या महाराज ने जो चेतावनी दी है वो करके दिखाएंगे और बीजेपी को सबक सिखाएंगे। बड़ी मुश्किल घड़ी है बहुत से लोगों के लिए जो टिकट की आस में रहे हैं। टिकट कट गया तो क्या होगा। और मुंबई में रिलायंस परिवार की तरफ से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर मौजूद थे रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी और साथ ही मौजूद थी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी। आपको बताएं कि मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर जियो वर्ल्ड सेंटर में मनमोहक म्यूजिकल फाउंटेन शो का आयोजन हुआ। शो की शुरुआत गणेश वंदना से हुई जिसमें आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी भी मौजूद थी। धीरूभाई अंबानी स्क्वायर में संगीत के साथ रंग बिरंगे फव्वारों के शानदार शो को भारतीय सेना और पुलिस के जवानों के परिवारों को समर्पित किया गया। बता दें कि धीरूभाई अंबानी स्क्वायर जियो वर्ल्ड सेंटर का हिस्सा है जो एक विश्व स्तरीय बहुउपयोगी सुविधाओं से लैस है। इस स्क्वायर का उद्घाटन रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने पिछले हफ्ते 7 मार्च को किया था, जिसमें अलग अलग संस्थाओं के 2000 बच्चों ने खाने के साथ म्यूजिकल फाउंटेन का लुत्फ उठाया था। इस मौके पर क्या कहा रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, सुनिए। भारत की मिट्टी में भक्ति भी है और शक्ति भी। आज दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हिंदुस्तान की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत करे। आज विश्व भर में भारत को जो मान सम्मान मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहादुर सेना। Your courage, your bravery, your ultimate sacrifice keeps our nation and our families safe every day. The Ambani family and the entire Reliance family salutes our forces and your families. राम मंदिर मसले को सुलझाने के लिए मध्यस्थ पैनल अयोध्या में मौजूद है और आज कल बातचीत होनी है, उससे पहले आज इस पैनल के सदस्यों ने जाकर विवादित स्थल को देखा। करीब आधे घंटे तक इस परिसर में रहे। जो 3 इसमें चुने गए हैं और तीनों के तीनों सदस्य श्री रविशंकर, जज कलीफुल्ला और वकील श्रीराम पंचू आधे घंटे तक रहे इस परिसर में। खबर यह भी है कि कल वसीम रिजवी भी इसमें शामिल होंगे। यूपी शिया वक्फ बोर्ड ने डीएम को पत्र लिखकर वसीम रिजवी के कल पूरे दिन पैनल के साथ रहने की बात कही है। इस मौके पर कुछ लोगों ने श्री रविशंकर का विरोध भी किया है। लखनऊ में मुस्लिम उलेमा और नेताओं की मीटिंग भी आज हुई कि कल किस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा मध्यस्थ पैनल के बीच में। मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने इस मौके पर क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जो कोर्ट ने जो पैनल बनाया है, हम कोर्ट का भी सम्मान करते हैं, पैनल का भी सम्मान करते हैं। आज जो है कोर्ट अपना काम करेगा, जो कुछ भी हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, हम उसको मानते भी हैं कि पैनल अपना काम करे। ये मसला जो है मसला 70 साल का है। आज तय होने के लिए हमारे यहाँ मीटिंग बुलाई गई है, कोर्ट ने पैनल भी बनाया है। हम कोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं ये मसला तय हो और बहुत ही अमन और सुकून से हो। तो ये मसला तय हो और अमन और सुकून से हो, कोशिश इसके लिए है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। क्या होगा, नजर इस पर समूचे देश ही नहीं पूरी दुनिया की भी है। मगर सियासी उफान भी है इन दिनों। भीम आर्मी के चंद्रशेखर को आज गिरफ्तार कर लिया गया सहारनपुर में, क्योंकि वो बिना इजाजत के पदयात्रा करने की कोशिश कर रहे थे। मगर गिरफ्तारी के बीच उनकी तबीयत खराब हो गई, फिर मेरठ के अस्पताल में उनको जाकर भर्ती कराया गया। उन पर आरोप था धारा 144 के उल्लंघन करने का, इसलिए गिरफ्तार किया गया था। क्योंकि अब चुनावी आचार संहिता लागू है, बिना इजाजत ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर सकता। मगर जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया तो उसके बाद देखिए कैसी तबीयत बिगड़ी।
और इसके बाद उनके समर्थक यहां पर गुस्से से भर गए, उन्होंने प्रदर्शन किया और अब भीम आर्मी के सदस्यों ने 15 मार्च को दलित नेता कांशीराम के जन्मदिन पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। और लगातार सरकार दावे कर रही है कि हर जगह बिजली पहुंचा दिया गया, हर पूरे सूबे को रोशन कर दिया गया है, लेकिन अब जब चुनाव का ऐलान हुआ है, जो बूथ तय किए गए हैं, कई बूथों तक रोशनी नदारद है बूथों से, क्योंकि यहां पर कनेक्शन ही नहीं है। वोटिंग के दौरान सभी बूथों पर सीसीटीवी लगाने और पर्याप्त रोशनी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। और जब खंगाला गया तो 50,000 से ज्यादा ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन बेहाल है। 3,561 बूथ इसमें लखनऊ में ही शामिल है और अब इन पर जल्दी से 10 दिनों के भीतर सारी चीजें दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि 10 दिनों में सब ठीक कर लिया जाएगा। नोएडा में एक निजी अस्पताल के 2 महिला डॉक्टर्स पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगा। दरअसल एक प्रसव के बाद एक बच्चे का देहांत हो गया और इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया, बल्कि एफआईआर दर्ज कराया। सेक्टर 49 कोतवाली में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया। नोएडा के रहने वाले अंकित गर्ग ने अपनी पत्नी को प्रसव के लिए सेक्टर 51 स्थित एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था। प्रसव के बाद नवजात की तबीयत खराब होने पर उन्होंने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी और दोनों डॉक्टर बच्चे को देखने नहीं पहुंची समय पर। आरोप यह है और इस वजह से बच्चे की मौत हो गई। तो ये थी खबरें मतलब की, लेकिन न्यूज़ 18 पर जारी है खबरों का सिलसिला। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।